मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज मैं आपको लेकर आया हूं बिहार के मुजफ्फरपुर में। और यहां पर आपके घर में जो रोजाना पॉलीथीन निकलती है, उस पॉलीथीन से तेल निकालकर ट्रैक्टर में, बसेस में, ट्रक्स में, जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। और 2 किलो पॉलीथीन में करीब 1 लीटर डीजल निकल जाता है। ये अर्जुन चौधरी का ट्रैक्टर है, किसान हैं और 1 साल से ये जो बायोफ्यूल है, ये जो पॉलीथीन से जो डीजल बनता है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले जो डीजल यूज़ करते थे आप और अभी जो कर रहे हैं, कुछ फ़र्क अर्जुन आपको अंतर समझ में? बायोडीजल में एवरेज का गाड़ी का एवरेज कुछ ज़्यादा दे रहा है। इससे पहले पंप पर से पेट्रोल रतनिया पंप पर से तेल ले रहे थे, उसके बाद यहाँ से तेल लेने लगे तो कुछ बहुत अंतर होने लगा। इंजन में कुछ ताकत ज़्यादा लगती है? ताकत कुछ ज़्यादा बढ़ गया है सर। मतलब ये मैंने किसान से जानने की कोशिश की। ये जो बायोडीजल है, मैं हसन से कहूँगा कि वो इसमें इसे भरें। और ये बायोडीजल ट्रैक्टर में, बसेस में, जनरेटर में, हैवी व्हीकल्स में, इन सब में, और वो भी एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक बनता है। और ये जो डीजल आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जक्स ग्रेविटी। तो ये आशुतोष मंगलम है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका बहुत बहुत आभार। और आज आप मुजफ्फरपुर हमारे इस पूरे यूनिट को देखने आए हैं। हम देखेंगे कि किस तरीके से जो प्लास्टिक पूरे दुनिया के लिए एक सरदर्द बन गया है, वह किसानों को कैसे उनकी आय को दोगुना करता है। आप देख सकते हैं पीछे। आपको लगता है आपके घर में जो प्लास्टिक आपकी रसोई में जो जनरेट होती है रोजाना, वो प्लास्टिक, उससे जो डीजल है, ये सामने देख रहे हैं। मैं फेंक नहीं रहा हूं, ठीक है। इस वीडियो को आपको मैं इसकी पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा, कैसे आपके घर में जो पन्नी है, वो पन्नी कैसे वो डीजल में बदल जाती है। और 2 किलो पन्नी से आप 1 लीटर डीजल बना सकते हैं। और मैं आशुतोष से समझने की कोशिश करूंगा कि आप एक दिन में कितनी पन्नी से कितना डीजल बनाते हैं। सर हम लोगों का जो अभी यूनिट है, वह लगभग 500 केजी प्लास्टिक को 250 लीटर अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करता है। और अभी हम लोग, आप अंदर देखेंगे, हमने 2 नए अपने यूनिट्स और लगाए हैं, जिससे हम अपना रोजाना टारगेट 1000 केजी प्लास्टिक का कवर कर रहे हैं, जिससे हम 1000 केजी प्लास्टिक को प्रतिदिन धरती के सतह से इरेडिकेट कर सके, अर्थ को। 500 लीटर डीजल और 500 लीटर डीजल का टारगेट हम पूरा कर सके। और धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ये मुजफ्फरपुर शहर है, आपकी ये एक यूनिट है। अगर मुजफ्फरपुर शहर की पूरी प्लास्टिक को, मतलब इसे प्लास्टिक रहित करना हो, तो यहाँ पर ऐसी कितनी यूनिट लगाने की जरूरत है? हमारे हिसाब से लगभग 30-40 यूनिट्स हम ऐसी लगाएंगे, तब जाकर मुजफ्फरपुर। एक यूनिट पर कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? लगभग एक यूनिट पर 10 से 15 लोगों को रोजाना रोजगार मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा 15 चौका 60, मतलब 600 युवाओं को, मुजफ्फरपुर शहर के 600 युवाओं को पिन्नी से, पॉलीथीन से डीजल बनाने पर रोजगार मिल सकता है। और ये बहुत ही चमत्कारिक है। और ख़ास बात यह है कि एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक है। और ख़ास बात यह है कि इसमें जीरो पॉल्यूशन है। ये पूरी तरीके से जो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पीपी और पीई प्लास्टिक है। तो ये पूरी तरीके से सल्फर फ्री प्लास्टिक है। और जो भारत सरकार का गाइडलाइन निकाला गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत, उस सारे गाइडलाइन को हम फॉलो करते हुए अंदर यह लैब में देखेंगे कि किस तरीके से वह प्लास्टिक पूरी तरीके से पहले क्रूड और क्रूड के बाद आगे फ्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर जो प्लांट है, आइए वो देखते हैं। आपकी गलियों में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां आती हैं, स्वच्छ बनेगा ये भारत गीत गाती हैं, और आपके घर से गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा उठाकर लेकर जाती हैं, जिसमें आपके घर में से पॉलीथीन भी वो लेकर जाती हैं। मैं राकेश मिश्रा जी से कहूँगा कि वो पॉलीथीन, ये जो रिएक्टर है, इसमें डाली गई हैं, वो इसे एक बार दिखाएं। और यही वो पॉलीथीन है जिनसे इस मशीन में ये डीजल तैयार हो रहा है। ये डीजल कैसे तैयार होता है, आशुतोष मंगलम
हमें आसानी से समझा सकते हैं और वो ही समझा सकते हैं? बेसिकली जो चीज़ अभी हमने देखा है इसको हम लोग रिएक्टर कहते हैं। रिएक्टर को एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम 350 से 500 डिग्री के बीच में हीट करते हैं विथ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल कैटलिस्ट। जब हम प्लास्टिक को हीट करते हैं हम लोग कई बार ये पढ़ते हैं कि हम कहते हैं ना पॉलीथीन, इसका मतलब है कि इथीन का काफ़ी सारा कार्बन चेन एक साथ कंबाइन हो गया है। हमें इस प्रोसेस जो प्रक्रिया यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम TCD कहा करते हैं, मतलब थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन। इसका मतलब है थर्मल प्रेजेंस में, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस में हमें इसमें हीट देना है जिसके साथ हम कैटलिस्ट इसमें डाल रहे हैं। कैटलिस्ट के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उस के पूरे प्रक्रिया को हम TCD कहते हैं, मतलब थर्मो कैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रक्रिया की मदद से हम लोग इस प्लास्टिक कचरे को आगे चलकर अल्टरनेट फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ये जो रिएक्टर है, इसके बाद मैं देख रहा हूँ यहाँ राकेश जी, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, इनके बारे में आशुतोष। ये हमारा एक तरीके से कैटलाइज़र और जो हमारे डस्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे, हम जब प्लास्टिक को हीट करते हैं तो वो फ्यूम्स में कन्वर्ट होती है जो हम गैसेस कहा करते हैं। उन गैसेस से डर्ट को हटाते हैं। हटाने के बाद ये जो हमारे 2 चैम्बर्स हैं, इन दोनों चैम्बर्स में अंदर काफ़ी सारे पाइप्स लगे हुए हैं। जो पाइप्स लगे हुए हैं उन पाइप्स में ये जो गैसेस हैं, जो कंडेंसेबल गैसेस हैं, वो सारे गैसेस कंडेंस हो जाती हैं। एक तरह की रिफाइनरी है आपकी? एक तरीके की रिफाइनरी ही आप इसे समझे, सरल भाषा में, आम लोगों की भाषा में। हाँ, और उसके बाद इस पोजीशन से हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो हमारा ये पोजीशन है। इस पोजीशन से जब हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो उसमें काफ़ी सारे चीज़ों का मिक्सचर होता है, क्योंकि प्लास्टिक बेसिकली एक तरीके से जो प्लास्टिक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर लोग आम भाषा में जानना चाहें तो वो भी कच्चे तेल का ही एक हिस्सा है। उस कच्चे तेल को फिर हम अपने इस दूसरे रिएक्टर में डालते हैं। ये सेकंड रिएक्टर ये सेकंड रिएक्टर है, जहां जिसको हम गैस की मदद से, अगर आप देखेंगे तो वहां काफ़ी सारे पाइप्स आपको नज़र आएंगे। उन सारे पाइप्स की मदद से हम इनको गैस को, वहां से जो हमारा गैस रिएक्टर में आता है, हम फिर इसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद अलग अलग प्रेशर और अलग अलग टेम्परेचर पर ये अलग अलग जो जैसे अगर हमें वैक्स चाहिए तो उसका एक कोई खास तापमान है, अगर हमें केरोसिन चाहिए क्रूड से उसका एक अलग तापमान है। बेसिकली ये जो मशीन है दैट इज़ अ टोटल मशीनरी पार्ट। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि हमने अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो आम लोग हमारे पास आते हैं कि भैया, हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न होता है, जैसे आपने कहा कि भैया प्लास्टिक डीजल में कैसे कन्वर्ट होता है। भाई साहब, इसको लेकर भारत सरकार ने बहुत विस्तृत गाइडलाइन निकाली गई है। और एक चीज़, हम इसको वैकल्पिक ईंधन कहते हैं। वैकल्पिक ईंधन का मतलब यह हुआ कि यह डीजल का एक विकल्प हमारे लिए बनकर तैयार हो रहा है। कैसे हो रहा है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, कैसे हम जो अभी मैंने आपको कहा कि प्लास्टिक, ये क्या बायोफ्यूल है या सेमी बायोफ्यूल? बायोफ्यूल का एक डेफिनेशन है। हम अगर इसमें E10 या E20 मिक्स करें तो वो फिर बायोफ्यूल का कैटेगराइजेशन हो सकता है। अभी हम इसे वैकल्पिक ईंधन के तौर पर कहा, मतलब जो सरल शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, ये बेसिकली जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं ना, तो हम अगर लैब में जब जाएंगे देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे हमारे पाइप्स लगे होते हैं जो जिगजैग पोजीशंस में लगे होते हैं। तो हमने वही संरचना यहाँ पर देने की कोशिश की है। उसी संरचना के मदद से जैसे ही हमारा क्रूड ऑयल इसमें जा रहा है, ये यहाँ पर हम उसको एक खास टेम्परेचर पर हीट करना स्टार्ट करते हैं। हीट करने के बाद उसमें से जो गैसेस होते हैं फिर वो बाहर आती हैं और धीरे धीरे जिगजैग मोशन में कंडेंस होकर हमारे फर्स्ट कंटेनर, सेकंड कंटेनर में जाती हैं। और जो नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं उनको हम यहाँ स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद फिर वो बर्निंग के लिए हमारे पास में काम में आती हैं। डीजल कहाँ से निकलता है? प्योर डीजल जो हम पोजीशन देख रहे हैं, फर्स्ट टैंक इज द डीजल टैंक। ये हमारा डीजल टैंक होता है। जो दूसरे टैंक में जो कंडेंस नहीं हो पाता है, या फिर जो डीजल के अलावा इसमें जो कचरे, हम कचरा ही कहेंगे हमारे भाषा में, जो बच जाता है, वो जो गैसेस कंडेंस नहीं हो पाती हैं, जिनको कंडेंस होने के लिए और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ स्टॉक होता है। और जो बिल्कुल ही नॉन कंडेंसेबल गैसेस हैं वो हमारे थर्ड चैम्बर में जाकर स्टक होती हैं, मतलब रुकती हैं।
तो ये मशीन है और इस मशीन में आप शुरू में सिर्फ आपने पॉलीथीन ही देखी और भीतर इसमें क्या रिएक्शन होता है, कैसे होता है, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से लैब में ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली ये कैसे आप इसे देख सकते हैं, डीजल बनते हुए देख सकते हैं, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस मशीन से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्या मतलब? बेसिकली जब 2019 में हमने अपना एक सपना शुरू किया था, 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट यह था कि युवाओं को प्लास्टिक और पराली, उन्होंने 2P का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री जी अक्सर कुछ ऐसे शब्द लेकर आते हैं जो हमें आकर्षित कर जाता है। जैसे उन्होंने 2P कहा था, मीन्स 2P सॉल्यूशन, हमें प्लास्टिक और पराली का समाधान देना था। जब हम इस समाधान को लेकर आए तो एज अ यंग एज हमारे पास फंड्स नहीं थे। उस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पूरी टीम ने, जब हम 18-19 साल के लड़के थे, कोई बैंक हमारे पास हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तब सेंट्रल बैंक के कुछ पदाधिकारी जिन्होंने यह हिम्मत दिखाई कि नहीं, अगर हम स्टार्टअप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम अपने अपने सरकारी जॉब को हम कभी जस्टिफाई नहीं कर। कितना सपोर्ट किया उन्होंने? तब हमें 25 लाख रुपए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिए गए थे। और अभी ये कंपनी जो है इसकी वर्थ कितनी होगी? लगभग अगर हम इस पूरे कंपनी का वर्थ निकाले तो लगभग 10 से 15 करोड़ के बीच में इस कंपनी की वर्थ। बात है। तो इसलिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का धन्यवाद यहाँ पर लगाए हुए हैं। बेसिकली वो धन्यवाद नहीं, उनको दिल से एक हम कहते हैं ना कि एक कोर ऑफ द हर्ट से जो उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, वो है हमारे लिए। तो आशुतोष जो हैं, मतलब वो कृतज्ञता उन्होंने एक तरह से ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर मशीन के ऊपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी चिपका करके रखा है। हम यहाँ पर आपको दिखाने के लिए अब ले जा रहे हैं कि पॉलीथीन जहाँ पर इकट्ठा होती है और वहाँ से फिर वो कैसे यहाँ पर वो कैसे बनता है उससे तेल, ये आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे। आइए। ये यहां पर प्लास्टिक को इकट्ठा करने का स्टोरेज है और इस स्टोरेज को मुझे बताया गया है कि फिलहाल ये करीब 3 टन मतलब 3000 किलो स्टोरेज है और मुझे इसमें 3000 किलो प्लास्टिक दिख रही है। मैं एक बार आशुतोष को अपने पास में बुलाना चाहूँगा और उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि मुझे तो इसमें प्लास्टिक ही दिख रही है 3000 किलो, आपको इसमें डीजल कितना दिख रहा है? मुझे इसमें 1500 लीटर डीजल दिख रहा है और डीजल ही क्या क्यों कहूँ, मुझे ये 1500 लीटर सोना दिख रहा है एक तरीके से, मैं अगर अपने शब्द में कहना। आपके यहाँ 1500 लीटर डीजल की कीमत कितनी? हमारे यहाँ 72 रुपये प्रति लीटर में हम किसानों को और आम लोग जिसको इसकी ज़रूरत है, बेसिकली जब हमने ये सपना देखा था ना तो हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था। वो शब्द यह था कि हम किसानों के लिए जो हमारे पास जो फार्मर्स फ्यूल है, जो हम कहते हैं राकेश जी 72 रुपए लीटर और 1500 लीटर इसके अंदर डीजल है, तो 1500 गुना 72 जरा एक बार पता लगे। ठीक है, मतलब ये कितनी कीमत का डीजल है इसका अंदाजा इस कैलकुलेशन से अभी पता लग जाएगा। लगभग ये अगर आप मुझसे पूछे तो 10 से 12 हजार रुपए के बीच का ये डीजल है यहाँ पर रखा हुआ। एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करके हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन मेरी जो गणना है उसके हिसाब से 10 से 12 हजार। हाँ, गणना ये बताती है कि ये करीब 1,08,000 का डीजल है। 1,08,000 जो हमारे पास डीजल है उसमें से हम अलग अलग स्टेजेस पर मैंने आपको कहा ना कि ये सोना है हमारे लिए। आप जो देख रहे हैं वो एक पूरा टर्नओवर देख रहे हैं और मैं अपना लाभ देख रहा हूँ कि भैया ये खाली होगा तो 15,000 मेरे पॉकेट में आ जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत वाइड एंगल है। और ये जो प्लास्टिक यहाँ रखा हुआ है, मैं लेकिन इसमें से 1,08,000 रुपए का डीजल तो निकलेगा ही। ये 1,08,000 का डीजल तैयार होना है इस पूरे सिस्टम में हमारे पास। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो यहाँ प्लास्टिक रखे हुए हैं, इन सभी प्लास्टिक में फूड ग्रेड प्लास्टिक हम रखे हुए हैं जो PP और PE है।
एनजीटी का गाइडलाइन ये कहता है कि थर्मोकैटालिटिक डीपॉलीमराइजेशन प्रक्रिया में जो दो प्लास्टिक सबसे अच्छा क्वालिटी का अल्टरनेट फ्यूल आपको देता है वो पीपी और पीई ही होता है। तो हम पीपी और पीई का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका एक टेक्निकल कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पीपी और पीई मैक्सिमम फूड ग्रेड प्लास्टिक होते हैं और भारत सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से पीपी और पीई प्लास्टिक में सल्फर नहीं होता है। तो जो हमारा फ्यूल भी तैयार हो रहा है वो एक तरीके से सल्फर फ्री हो रहा है। तो ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट के तौर पर काम करती है। तो आपने सड़कों के किनारे लोगों को पॉलीथीन बीनते हुए और पॉलीथीन को इकट्ठा करते हुए वे ढेर आपने देखे होंगे और वो ढेर इससे कई गुना बड़े बड़े होते हैं। कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि इस मात्र 3 टन जो पॉलीथीन आपको इस कमरे में दिख रही है ये 1,08,000 रुपये का डीजल यहीं पर बना करके और फिर यहाँ से वो कहाँ तक जाता है आपका डीजल? अभी तो अगर हम बात करें तो हमारे मुजफ्फरपुर के किसान इस ज़िले के बाहर की बात करें तो गोपालगंज, सिवान, और अगर हम अपने क्लाइंट की बात करें वो गुजरात और अलग अलग जगहों पर हमारे डीजल को लेकर जाते हैं। गुजरात में कितना जाता है? गुजरात में लगभग हम अगर मान के चले तो 20 किलोलीटर की मतलब 20 KL की उनकी गाड़ी आती है। 20 किलोलीटर मतलब 20,000 लीटर। 20,000 लीटर हम एक बार जब स्टॉक तैयार करते हैं तो उनके पास उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा फ्यूल और ये आप हर महीने में देते हैं? हम हर महीने एक गाड़ी उनको भेज देते हैं। बिल्कुल, मतलब जब से आपने इस यूनिट को तैयार किया, या मैं ये कहूं कि एक साल के अंदर आप कितने लीटर डीजल बना देते हैं? लगभग जो हमारा टारगेट रहता है, हम जो हमारी ये यूनिट है हम 1 लाख लीटर का टारगेट सेट करते हैं प्रत्येक वर्ष का, जो हम लगभग अचीव कर लेते हैं। और 1 लाख लीटर की कैपेसिटी को भी आप 2 गुना कर रहे हैं। मतलब हम अपने बिहार में अपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर अपनी कैपेसिटी, अपने लागत, अपनी मशीनरी, हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि आप सरकार के साथ अगर आप काम कर रहे हैं ना तो सरकार 4 कदम आगे जाकर आपको मदद करती है। हम हर वो जो चीज़ जो सरकार का गाइडलाइन है जो हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारे रिएक्टर के लिए हो, हमारे मशीन्स के लिए हो। अभी आप क्या इसकी कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं? जी, अभी हम अपने मशीन की कैपेसिटी को डबल कर रहे हैं। कब तक? आने वाले हफ्ते भर के भीतर, मतलब जो हमारे बॉयलर इंस्पेक्टर आए, अगले साल में आप 2 लाख लीटर डीजल पैदा करेंगे। जो हमारा नया वित्तीय वर्ष होगा, हम 2 नहीं 2.5 लाख का टारगेट लेकर चल रहे हैं। क्या बात है, बधाई हो आपको। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो चाहेंगे अपनी आंखों से डीजल को बनता हुआ देखते हुए, और ये भी चाहेंगे कि क्या इसी प्लास्टिक को ले जाकर के आप जो है डीजल बना देंगे? हम एक सैंपल यहाँ पर रखे हुए हैं पूरे प्लास्टिक का, जो हमारे पास कचरे से निकाल के रखा गया है। यही प्लास्टिक अभी हम लेकर चल रहे हैं, और अब जब हम लैब में जाएंगे, जब हम वो कहते हैं ना कि लैबोरेट्रिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे, दर्शक उसको लाइव देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे कि क्रूड क्या है, कैसे क्रूड को फिर कन्वर्ट किया जाता है। वो चीज़ें आपके दर्शकों के लिए सबसे शानदार होगा। क्या आप ये कहेंगे कि ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, 12वीं के स्टूडेंट हैं, बीएससी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर तौर पर आप ये काम कर सकते हैं। मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जब मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, जब हम केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करते थे ना, उस समय एक प्रतियोगी परीक्षा हुई थी जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ना एक किताब लिखी थी। उस किताब को हमें दिया गया था, उसी से प्रश्न आने थे। उस किताब के 4थे या 5वें चैप्टर में अब्दुल कलाम जी ने लिखा था कि प्लास्टिक कैन बी द बेस्ट रिसोर्स फॉर इंडिया। तब हमारी एक केमिस्ट्री की टीचर हुआ करती थी उस समय केवी मुजफ्फरपुर में, रानी शर्मा। मैं मैम के पास गया और मैंने मैम से पूछा कि मैम ये प्लास्टिक, तब मैं नहीं जानता था कि मैम क्या प्लास्टिक भी मतलब एक बाई प्रोडक्ट हमारे पेट्रोकेमिकल से ही तैयार होता है। तब मैम ने मुझे बताया कि जो प्लास्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ये भी एक तरीके का पेट्रोकेमिकल ही है। और उसके बाद जो हमारा रिसर्च शुरू हुआ कक्षा 6ठी 7वीं से, वो एक लगाव उस दिन से जाग गया कि भाई हम इस पर क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, जो प्लास्टिक सरदर्द बन चुका है। जो सर का दर्द बन चुका था वो सर का मरहम बन रहा है। कैसे बन रहा है लेबोरेटरी में देखते हैं, आइए।
हमने सुना है कि जब ओएनजीसी के लोग कहीं पर तेल की खोज करते हैं और जब उनको तेल मिलता है, मतलब क्रूड ऑयल मिलता है, तो वो खुशी से नाच उठते हैं। यहां पर भी पॉलीथीन से ये तेल निकाला गया और ये क्रूड ऑयल यहां पर आ रहा है। और ये क्या ऐसी खुशी आपको भी होती है? खुशी 10 गुनी हो जाती है जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब हमारा क्रूड ऑयल प्लास्टिक, जिसको पहले हम क्रूड में कन्वर्ट करते हैं और डिस्टिलेशन प्रक्रिया की मदद से फिर जब ये जो हमारा ट्यूब है ना, जिसमें जब ये क्रूड नाचना शुरू करता है तो हमारा मन भी नाचने लगता है कि जो हम ये अथक प्रयास कर रहे हैं अपने समाज के लिए। एक मुहिम है कि प्लास्टिक को इरेडिकेट करना, क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है। उस प्लास्टिक को जड़ से ख़त्म करने के लिए जब प्लास्टिक रोजगार का बड़ा साधन भी बन सकता है, बन ही गया है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। हमारे पास आज के डेट में मुजफ्फरपुर ज़िले में 100-150 ऐसे वो रैक पिकर्स हैं ना, जो हमारे पास कचरा बिन कर लेकर आते हैं। और हमारा तो ये प्रोग्राम भी है कि हम स्कूली बच्चों को इस प्रोजेक्ट में जोड़ दें, जो अपने घर का कचरा सप्ताह के बेसिस पर हमारे पास अपने स्कूल में ले आए, जहाँ से हमारी टीम उसको कलेक्ट कर ले। हम अपने इस ज़िले में इस इनिशिएटिव को शुरू भी करने जा रहे हैं और बहुत जल्द आपको ऐसा स्कूल भी मिलेगा जो अपने घर को प्लास्टिक मुक्त कर देगा। बिल्कुल। देखिए, ये जो निकल रहा है ये क्रूड ऑयल है और मैं इसमें से बिल्कुल आप स्मेल जो है वही निकल सकती है। ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा। इसको और स्पष्टता के साथ देखना है तो ये इस तरह का दिखेगा। इसे और क्लियर क्रिस्टली आपको देखना है तो ये प्योर डीजल है। ये वो है जो प्लास्टिक में से 4 रुपया किलो की प्लास्टिक में से आधा किलो सोना निकाल लिया गया है और 1 लाख लीटर निकालते हैं वो हर साल। और कितने साल से निकाल रहे हैं? ये हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2019-20 के बाद से। हम धीरे धीरे सबसे पहले जो हमारा रिएक्टर था वो 50 किलो का था, फिर 100 हुआ, फिर 200 हुआ, फिर 500 हुआ और अभी हम लोग 3 रिएक्टर लगाने जा रहे हैं भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक। और आने वाले समय में माने 4 से 5 हफ्ते भर का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं, जब हम अपने उत्पादन को, जैसा आपने कहा, 2 गुना 2.5 गुना करने जा रहे हैं। तो जो आने वाला वर्ष है वो, आपने कहा ना कि आपको खुशी मिलती होगी, तो खुशी से झूमने वाला वर्ष आने वाला हमारा होगा हमारे लिए। और एक चीज़ और है आखिरी जो हमें बताइए। हमें ये बताया गया कि जो ये तेल है, हाँ, जो शुरू में ट्रैक्टर का जो किसान था उसने भी बताया कि उसका इंजन जो है इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ता है और ये ज़्यादा माइलेज देता है। इसको हम बायोफ्यूल कहेंगे, अल्टरनेटिव फ्यूल कहेंगे? पहले तो इसकी एक्यूरेट लैंग्वेज क्या है? एक्यूरेट लैंग्वेज अगर हम पकड़े तो अल्टरनेट फ्यूल हम इसको कहते हैं। वैकल्पिक ईंधन। वैकल्पिक ईंधन, यह वैकल्पिक ईंधन है और ये एक डीजल का विकल्प है। आने वाले समय में जो पेट्रोल या पेट्रोल के जो विकल्प हैं उनको भी तराशा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें, हर व्यक्ति जानता है कि जो प्लास्टिक है वो अंतोगत्वा जब उसका निर्माण होता है तो वो एक तरीके के पेट्रोकेमिकल से ही होता है। उस प्रोसेस को हम लोग मतलब रीजनरेट कर रहे हैं, दोबारा उसी प्रोसेस को एक नए प्रक्रिया के अनुसार कवर कर रहे हैं। अभी हमें ये बताया गया कि इसे गाइडलाइन के मुताबिक जनरेटर में, ट्रैक्टर में, बसेस में, हैवी व्हीकल्स में, ट्रक्स में यूज़ किया जा सकता है। कारों को कब परमिशन दिलवा रहे हैं? ये तो मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार जितनी जल्द इसको लेकर अपना गजट निकाले, क्योंकि बहुत विस्तृत गजट इस पर आना है। क्योंकि ये एक तरीके का, अगर हम बात करें कि जो प्लास्टिक हमारे लिए वेस्ट को हम कैसे वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि 2025 में कभी भी ये गाइडलाइन आए कि इस फ्यूल का व्हीकल्स और जितने भी अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री है वहाँ पर इस्तेमाल, उसके ट्रायल्स, उनके सारे रिपोर्ट्स अच्छे से हम पास करें और उसके बाद फिर हम इसको आगे लेकर जाएं। तो मन में एक बहुत खुशी हमें मिलेगी जब हम ये अपना पूरा करें। आखिरी सवाल, डीजल कारों में इसका इस्तेमाल, वो तो गाइडलाइन का बस कमी है, नहीं तो उसका किया जा सकता है। क्या पेट्रोल की जो बाइक हैं या पेट्रोल की गाड़ियां हैं उसमें भी आप इसका कोई ट्रायल या कोई आपने रिसर्च किया है कि ये काम करेगा? बेसिकली अभी हमारा 3rd स्टेज ट्रायल चल रहा है।
हम यह मान के चल रहे हैं कि अप्रैल 2025 तक एक विस्तृत ट्रायल रिपोर्ट हमारे पास जैसे ही हमें मिलेगा, हम अलग अलग स्टेजेस पर डिस्टिलेशन प्रक्रिया को फॉलो करके बहुत जल्द आप लोगों के सामने इस पूरे रिजल्ट के साथ आएंगे। आज आप यहाँ अल्टरनेट फ्यूल में आपने डीजल का अल्टरनेट देखा, बहुत जल्द मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप अपने जो हम कहे ना दर्शक हैं उनको अल्टरनेट फ्यूल में पेट्रोल का अल्टरनेट दिखाएंगे। क्या बात है। तो कुल मिलाकर के आप इस संकल्प को, इस जज्बे को, इस जुनून को आप समझ सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी समझ सकते हैं, आप युवा हैं तो भी समझ सकते हैं, और आपको ये समझना चाहिए, आपको ये सीखने के लिए भी आना चाहिए। इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं ये आज के युवा के लिए तीर्थ केंद्र से कम नहीं हैं, और इस दिशा में उन्हें सोचना, समझना और कैसे वो अपने भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं आशुतोष मंगलम की तरह, ये उस दिशा में उन्हें जरूर आगे बढ़ना चाहिए।